करने से जो गरीबों का देश है वो शांत बैठा रहेगा। वो सोचते हैं कि गरीबों में शक्ति नहीं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब डरता है, मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता। जो अभी आपने सुना ये राहुल गांधी की राय है, वो राय जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा और उसकी विचारधारा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल ने कहा कि दो देश बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अरबपतियों का और दूसरा गरीब देश जिसमें बहुसंख्यक जनता है। उन्होंने कहा कि इस देश की तरक्की किसी भी पार्टी की देन नहीं है, यह किसानों, मजदूरों और कारीगरों की वजह से है। जो ये बात करते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ, अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। गौर हो कि राहुल गांधी कल लोकसभा में भी जमकर बरसे थे। आज भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया, कहा कि यहाँ एक विचारधारा और संस्कृति रहे तो यह गलत है। भाजपा चाहती है कि एक विचारधारा की संस्कृति, इतिहास लाद दे, यह कभी नहीं हो सकता। इसमें अलग अलग विचारधाराएं, आपकी अलग सोच, भाषाएं, इतिहास है, कल्चर है, हिस्ट्री है, मगर हिंदुस्तान किसी एक सोच का नहीं है। अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में सिर्फ छत्तीसगढ़ की सोच रहनी चाहिए तो ये गलत होगा। 5 राज्यों में चुनाव होना है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेता भी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मॉडल को सामने रखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी को निशाने पर लेकर उसकी विचारधारा पर जो हमला राहुल ने बोला, उसका जवाब क्या आया वो भी सुनिए। देखिए, सी कैटेगरी के नेता राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ में आकर डबल ए याद आ रहा है, अडानी और अंबानी याद आ रहे हैं। वो ये भूल जा रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, वो सरकार जो है वो टीबी से कम नहीं है। टी फॉर टीएस सिंहदेव बाबा और बी फॉर भूपेश बघेल, लगातार दोनों नेता जिस तरीके से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के होर्डिंग पोस्टर उतरवा रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में धराशायी होना स्वाभाविक है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी गर्त में जा चुकी है। कोरोना के नाम पर ये मजाक करना बंद करें और असली बात ये बताएं कि इटली से इनके कौन से रिश्ते हैं, चीन से इनके कौन से रिश्ते हैं, जिसके माध्यम से ये वेरिएंट जो है देश में आता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जहां बीजेपी, आरएसएस को घेरा, तो वहीं एक नए मुद्दे की आधारशिला भी रख दी। दरअसल रायपुर के साइंस कॉलेज में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी गई और इसे लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। बहरहाल राहुल ने अपनी राय जनता के बीच रख दी, लेकिन देखना होगा कि आम जन इस राय से कितना इत्तेफाक रखती है या फिर राहुल के बयान के बाद कांग्रेस के बारे में क्या नई राय बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा राहुल की राय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व एजेंडा पॉइंट्स पर एक निगाह डालते हैं। क्या राहुल की राय में बनाए जा रहे दो हिंदुस्तान? क्यों राहुल ने साधा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना? क्या आगामी चुनाव के मद्देनजर राहुल हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल बनेगा कांग्रेस का सहारा? राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया और अपने भाषण के दौरान उन्होंने बीजेपी, आरएसएस को निशाने पर लिया और कहा कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो देश हैं, दो हिंदुस्तान हैं, एक गरीबों का हिंदुस्तान है और एक
चुने हुए अरबपतियों का हिंदुस्तान है, जिसमें बहुसंख्यक जनता है, उसका तरक्की हो ऐसा किसी पार्टी को लेना देना नहीं है। और बहुसंख्यक जनता की तरक्की भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ये अनेकता में एकता का देश है और 70 सालों में जो विकास हुआ है वो किसी पार्टी ने नहीं किया बल्कि किसान और जनता ने किया है। और छत्तीसगढ़ मॉडल की उन्होंने प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के मॉडल को स्थापित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस कुशलता से सरकार चला रहे हैं निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि छोटे मोटे विवाद वहाँ सामने आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राहुल गांधी जी उसकी प्रशंसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले बैठे और उन्होंने कहा कि जो अडानी और अंबानी ये डबल ए वेरिएंट हैं, तो अडानी और अंबानी पर अपनी खींच निकाली और देश को उन्होंने कहा कि देश जो है दो भाड़ है, एक तरफ चंद अरबपति हैं और दूसरी तरफ पूरा देश है जो गरीब है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह परिहार जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं और चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। चेतन जी, उन्होंने कहा है कि एक तरफ बच्चे हैं भूखे और एक तरफ त्योहार है और ये भी एक संसार है और वो भी एक संसार है। उन्होंने कहा चंद अरबपति जो है देश पर कंट्रोल किए हुए हैं और दो हिंदुस्तान बना रही है भारतीय जनता पार्टी, एक गरीबों का हिंदुस्तान और एक चुने हुए पूंजीपतियों का हिंदुस्तान। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी दो हिंदुस्तान बने थे, उसको एक कर रही। एक गद्दारों का हिंदुस्तान था, एक देशियों का स्वदेशी हिंदुस्तान था। राजनीति के कांग्रेस के शिशुपाल हैं राहुल गांधी। अब इस शिशुपाल की बात को देश भी गंभीरता से नहीं लेता, प्रदेश भी नहीं लेता। अब भूपेश बघेल जी की मजबूरी है कि उनको बुला करके थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उनको अगर मुख्यमंत्री रहना है तो उनकी आवभगत करनी पड़ेगी। ये कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है। हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम देश को बांटना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि इस देश को 1947 में बांटने का काम आपसे बढ़िया कौन कर सकता है। जो भारत के विभाजन का जिम्मेदार सीधा सीधा है, उसको अगर आप इग्नोर करो और कहो कि हम बांटना चाहते हैं, ये आरएसएस की थ्योरी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर संघ नहीं होता तो आज देश नहीं बचता। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की किताब को उठा करके पढ़ लीजिए कि 1971 में संघ की भूमिका क्या थी, और अगर पाकिस्तान पर आक्रमण करने की हिम्मत अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिखाई तो उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत संघ की भी थी, क्योंकि गृह युद्ध की आशंका तब भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने व्यक्त की थी। जो मेरे मित्र आज इस तरह की बातें करते हैं, मुझे उनके सोच पर बड़ा तरस आता है कि जिस हिंदुस्तान में दो वक्त की रोटी के लिए आप बेरोजगारों को भ्रम फैला करके अपने जाल में फंसाना चाहते हो। मैं नवीन जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा की योजना क्यों बनी? अगर आपके 65 साल के साल में 65 वर्ष में अगर हिंदुस्तान में बहुत अच्छा चारों ओर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा था, बहुत रोजगार थे, तो ऐसे क्यों बनी? गरीबी रेखा का सर्वे कराने की आवश्यकता क्या पड़ी? और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मॉडल है, तो आज राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ में क्या आवश्यकता पड़ी? अरे जाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करिए। नेता छोड़ करके आपकी पार्टी भाग रहे हैं, कार्यकर्ता आपको पोलिंग बूथों पर बैठने को तैयार नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के मॉडल की तारीफ कर रहे हो, बड़ी विचित्र विडंबना है। एक बहन जाकर के कहती है कि मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, दूसरी बहन अदिति सिंह को अपमानित करने के लिए आप कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाती है, उसके पति पर दबाव बनाती है कि अपनी पत्नी के बारे में आप इस तरह का बयान जारी करिए। तो ये दो तरह की थ्योरी तो आपकी है। एक तरफ आप देश के विभाजन की बात करते हो, विभाजन करने वालों के साथ करने वाली पार्टी में आप पैदा होकर के भी आप उसका पक्ष रखते हो। दूसरी तरफ आप डबल ए की बात करते हो। तो ये सारे वेरिएंट जो है ना, रॉबर्ट वाड्रा से देश का विकास होगा तो बता दीजिए, हम उनको भी ले लेते हैं। पहले कुछ विकास क्वात्रोची ने किया था, जो इटली में जाकर के बैठना पड़ा। कुछ विकास आपके पिताश्री जी ने किया था, वो सारा हिंदुस्तान आज दिन तक भुगत रहा है। कौन सा ऐसा देश का प्रधानमंत्री होगा जो अपने देश के सैनिकों को भेज करके पड़ोसी देश में अपने मुल्क के लोगों को मरवा दे? ये आपके पिताजी ने ये काम किया है।
शांति सेना के नाम पर श्रीलंका में ले जाकर के किसने किया है? ये हमने पाप नहीं किया है, ये पाप ने किया है। इस देश को विकसित देश की ओर ले जाने मजबूत थ्योरी के साथ इस राष्ट्रवाद को लेकर के एक राष्ट्र में 130 करोड़ लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। पानी मांग गए, इतना पर्याप्त बोल दिया आपने। संतोष जी पानी पी लिया, उनके अब जरा उनको अपना पक्ष रख लेने जो। संतोष जी, बिल्कुल रखिए। संतोष जी, देखिए नवीन जी, जो राहुल जी बोल रहे हैं ये पूरे देश की जो है जनता भी यही बोल रही है। और जहाँ तक ये हमारे मित्र बोल रहे हैं, देश को बांटने का काम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इनका केवल एजेंडा जो है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और झूठे सपने दिखाना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने अभी 7 साल में क्या 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिया क्या? अभी बजट आया, बजट में भी झूठा सपना दिखाया। सपना ये दिखा रहे हैं कि साहब हम जो है 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये केवल जो है ना, ये झूठे सपने बेच के देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश हमारा पूरा देश के अंदर चौथा पिछड़ा प्रदेश हो गया है। केवल इनने अभी नए बजट में क्या दिया? नए बजट में कौन सी नई ऐसी वो दी जिसके अंदर आम जनता को फायदा हो? गरीबी से परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। किसानों के अंदर कौन सी सब्सिडी दी, कौन सा क्या दिया? ये तो केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग वही रटाए भाषण देते हैं, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना। ये तो राहुल जी जो पहले बोलते हैं वो आगे सामने आता है। ये क्या गलत बात नहीं है क्या कि पूरे जो है देश के अंदर जो अडानी अंबानी जो 100 उद्योगपति हैं, 40 करोड़ जो है, जो 40 करोड़ जो लोग हैं उनके पास उतनी संपत्ति नहीं, उससे ज़्यादा संपत्ति इनके पास हो गई है। पूरा विकास जो है केवल इन्हीं का तो, और आम जनता का क्या विकास हो रहा है? लोगों का क्या हो रहा है? कोरोना में जो है लाशें पूरी जो है तैरती रहीं, झूठे सपने दिखाए, झूठे वो करे, और पूरा बेच तो रहे हैं, पूरे देश बेच रहे हैं, बचा क्या है इनके पास में? तो ये हमारे मित्र जो बातें कर रहे हैं, ये मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी तरह बताने से कोई मतलब नहीं है। देश की तरफ ध्यान दें। और पूरे प्रदेश के अंदर पूरा पिछड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश। पूरे अस्पतालों में कोरोना में लूट रही, लाशें पूरी जो है शमशान घाटों में वो रही है। मौत का आंकड़ा बता नहीं पाते हैं, कोई आगे का ब्लूप्रिंट नहीं। अब 2034 तक का बता रहे हैं, झूठा बजट झूठा पेश कर दिया। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि जहाँ तक जो छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश के अंदर लागू होगा आने वाले, अभी जो है पूर्व में जो घटना आपने देखी बेरसिया में, ये गौ की बातें करते हैं। गौ हत्या कितनी हो गई, हजारों गाय मर गई। इनके जो है आरएसएस की संस्था है ना सेवा भारती, उन्हीं के लोग क्या कर रहे हैं गौ के नाम पे पूरी खुली लूट चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी जो है अधिकारी टॉप अप और रिचार्ज पे चल रही है। ये क्या बात करेंगे? राहुल जी जो बोल रहे हैं आने वाले समय में जनता भी देश के जवाब देगी। आने वाले समय राहुल जी का ही समय आएगा, झूठों का समय नहीं आएगा। आपका राहुल जी का समय आ जाए बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय, बहुत समय से राहुल जी के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि मैं सर आपसे कोई भी प्रश्न पूछने के पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका की हम बात करते हैं, हम बात यूके की करते हैं, यूएई की करते हैं, दुबई की बात करेंगे, विकसित देशों की बात करेंगे, अमेरिका की करेंगे। तो अमेरिका की एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, टेस्ला, मेटा जो फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस पे ये पूरी राजनीति चल रही है इस देश की, और अब तो मीडिया भी उसी पे चल रही है। तो ये जो कंपनियां, ये 5-7 कंपनियां, इनकी अगर हिस्ट्री देखो तो ये कुल कंपनियां, एक आध कंपनियां होगी जो 20-25 साल पुरानी, 25 साल पुरानी इनमें से कोई कंपनी नहीं है। ये जो 5-6 कंपनियों के नाम लिए हैं, और इनकी एक एक कंपनी की जो जीडीपी है हमारे देश की, एक इनकी जो नेटवर्थ है हमारे देश की जीडीपी से ज्यादा है। इन कंपनियों के लोगों का हुआ सम्मान है कि भाई ये देश को इन्होंने रोजगार दिया, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। हमारे यहाँ भैया चोर, बदमाश, फलाना। भाई आज टाटा ने, मान लीजिए टाटा ने निजीकरण किया है, लेकिन टाटा ने एयर इंडिया खरीदा है, लेकिन आप टाटा एयर इंडिया का फर्क महसूस करना टाटा ग्रुप के पहुंचने के बाद। टाटा एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान को अपना एक व्हीकल नहीं बेचा। अरे हर 4 मेहनत करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को अगर अपन चोर कहेंगे, उद्योगपतियों का फेवर करते हैं, भाई किसका करें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। नहीं, मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सर से कर रहा हूं, इस पे आप भी अपने विचार रख देना। तो क्या आप उद्योगपतियों को खत्म कर देना चाहते हैं? अब जहां मैं उन जगहों की भी बात कर रहा हूं जहां समाजवाद और इस टाइप की बात की गई, जो स्टॉलिन की, और ये जो कि भाई समता होनी चाहिए, क्या हुआ? नक्सलवाद पनपा, आतंक पनपा,
झंझट हुए, क्या वो विकसित हो पाए? सिर्फ एक साम्यवाद का सपना दिखा के और युवाओं के हाथ में हथियार थमा दिए। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस देश में व्यक्ति, एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, लाखों लोगों को रोजगार देती है, और फिर उसको अगर इस देश में गालियां मिलेंगी तो क्यों ना वो आधार पूनावाला की तरह, सीरम इंस्टीट्यूट की तरह बाहर जाके काम करने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा? भाई भामा शाह की परिकल्पना भी इस देश की है ना। तो ये जो 5-6 नाम लिए ने, अमेरिका मतलब आप ये सब पूरे यही हैं जिनकी वजह से अमेरिका आर्थिक महाशक्ति है, विश्व की महाशक्ति। आप हटाइए ये कंपनी, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा अमेरिका। तो ये जो अडानी अंबानी का वेरिएंट है, अरे भाई अंबानी को आज पनप गए क्या 2014 के पहले रिलायंस नहीं था? तो ये जब इतनी गंभीर टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए की जाती है तो पूरे देश का मानस जो है उसको तकलीफ होती। देवदत्त जी। बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार निर्णय अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को देखकर लिए जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य बनता है उसके हिसाब से कदम ताल करते हुए यदि देश नहीं चलेगा तो फिर पिछड़ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम विदेशों को निर्यात भी करते, उनसे आयात भी करते और इसमें व्यवसाय बढ़ता है, कंपनियां आती हैं, रोजगार देते हैं। यार TCS कंपनी को ले लो, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। तो आप खुद अकेले आप क्या कर सकते हो? आप क्या अकेले चैनल चला सकते हो? क्या आप अकेले राजनीति चला सकते हो? अकेले से कुछ नहीं होगा, सबके साथ से ही सबका विकास होगा। बस उन पर वो गलत क्या करते हैं उस पर आपत्ति होनी चाहिए। और कोई गीता का स्पष्ट सिद्धांत है, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, किए बिना कुछ मिलता नहीं। तो जो मेहनत करेगी कंपनी, टाटा देखो आप कितनी विपरीत समय में दान देती है, टाटा के चेयरमैन, और कितना, तो जो एकजुटता के साथ और काम करेंगे तो वो बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो अकर्मण्य जितने होते हैं वो ईर्ष्यालु होते हैं। गरीब आदमी कहे कि हम नहीं कर पा रहे या हम पीसी बुक नहीं चला पा रहे और नवीन जी इतनी कम उम्र में इतना बड़ा चैनल बना रहे हैं, तो आप उनकी मेहनत तो देखिए। आप क्या, लोगों को सामने का सब चीजें दिखता है लेकिन इसके पीछे उनका संघर्ष, त्याग, घर से कितनी दूर वो आके जमा रहे, इतनी मेहनत कर रहे। ऐसे ही हर चीज को जमाने में, और राजनीतिक दल ने भी क्या, किसी भी दल ने छोटे से शुरुआत करके बड़े पे पहुंचना। हम केवल एक पक्ष देखें कि सब कोई यदि कर रहा है तो वो गलत क्या कर रहा है। हम यदि वो गरीबों के लिए योजनाएं नहीं बना रहा, गरीबों के द्वार बंद किए हैं क्या, आप इसको सबको मिला के हमें केवल देश पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर देश की उन्नति के लिए क्या सही है, क्या बड़े लोगों का, बड़ी कंपनियों का आना सही है, या वो जो काम कर रहे हैं उससे देश को क्या फायदा है। अब आप एक उदाहरण ही ले लीजिए सर। यहाँ एक कोई प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ एक रेलवे स्टेशन दिया गया। अब वो प्राइवेट कंपनी रेलवे स्टेशन पे क्या करेगी? रेलवे स्टेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसका इस्तेमाल अपने लिहाज से करेगी। कितने प्रतिशत लोग हैं जो कार से पिक एंड ड्रॉप होते हैं, और जो कार से पिक एंड ड्रॉप होते हैं वो 20-25 रुपए दें जब वो कार से आ रहे हैं। कोई इसमें क्या दो रहा है। और जो जनरल की सवारी है, पैदल आ रहा है, उसकी ना पार्किंग का पैसा है ना कुछ है। भाई अगर आपको सरकारी सिस्टम को या आपके जो प्रतिष्ठान है, संस्थान है, उनको अपडेट रखना है तो धन की भी जरूरत है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी एक निजी संस्थान को उसका फायदा मिलता है लेकिन जनता को भी उसका फायदा मिलता है, तो सिर्फ अगर किसी एक निजी संस्थान को फायदा मिल रहा है तो उसको लेके कि नहीं, ये सरकार की सोच ये है। अगर स्वर्णमुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, तो अगर सब आप ऐसे ये साम्यवाद और पूंजीवाद और इनके नाम पर इस टाइप की राजनीति करेंगे तो देश को फिर विकास की बातें कैसे करेंगे आप? और एक बात और है प्रोज जी, आप किसी भी दल की विपक्ष की बातें सुन लीजिए और सत्ता में आने के बाद अब बहुत अंतर हो जाता है कथनी और करनी में। आपको आरोप लगाना तो कुछ भी लगाएंगे और फिर सरकार में आने के बाद वही काम आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कुछ मजबूरियां होती है, देश की कुछ मजबूरियां होती है। जायज सवाल उठाए, इनसे पूछ लेते हैं। अब अडानी और अंबानी अगर वेरिएंट हैं तो जितने वेरिएंट आए हैं उनकी वैक्सीन भी बनी है। कानून नाम की वैक्सीन इस देश में है, प्रमाणित करिए ना। इतना बड़ा नेता आपका बोल रहा है कि अडानी अंबानी वेरिएंट है, तो उस वेरिएंट ने क्या इन्फेक्शन किया इस देश में? मैं अडानी अंबानी या किसी उद्योगपति का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो एक बड़ा
उद्योग, एक बड़ा रोजगार, एक आप सपोर्ट सिस्टम बनाते हो कि भाई हम उद्योगों को ये देंगे, उद्योगों को वो देंगे, और जब वो बढ़ने लगते हैं तो ये सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। कैसे? नवीन जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने, और बहुत जो अडानी अंबानी की जो पूरे देश में जो बातें हो रही, सबसे ज्यादा ये कोरोना काल में संपत्ति किसकी बढ़ रही है? इनकी। कितने लोगों को रोजगार दे दिया। हमारा पूरा देश, प्रदेश, आज जितने भी छोटे व्यापारी हैं मध्य प्रदेश के, पूरे जो है जीएसटी भर भर के कलेक्शन दे दे के मरे जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई गोविंदपुरा में, जो फैक्ट्री वर्षों से चल रही थी, आप पता करिएगा, 25% फैक्ट्रियां चालू, 75% बंद है। आप एक तरफ, फायदा दिखना भी तो चाहिए ना जनता को। क्या फायदा दिख रहा है इनसे? केवल लूट का साधन। क्या कर रहे हैं? पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। चौथे नंबर पे पिछड़ा प्रदेश बना दिया। आप ये बताएं, 2 करोड़ लोगों का जब रोजगार का वादा किया था तो कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए था। क्या 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? क्या? क्यों पिछड़ रहे हैं हम तो आईटी सेक्टर में बात कर रहे हैं, हम हर सेक्टर में बात कर रहे हैं। नवीन जी, कहीं भी कोई स्थिति, आपके पास तो ज्यादा आंकड़े होंगे, आप पूरे देखिए, हर जगह बेरोजगारी। हाँ, आंकड़े हैं, और इस आप, बात का, इस बात से आप ये बता दीजिए, आंकड़े हैं, और इस बात के प्रमाण हैं। लोग आज हैं कि सरकारी से ज्यादा प्राइवेट। नवीन जी, राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी पूरे देश की बात बोल रहे हैं। आप तो ये बताइए ना कि ये 4 अडानी अंबानी ने जो है 10 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। टाटा की बात कर रहे हैं, टाटा को हम प्रणाम करते हैं। टाटा काम कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा। अभी जो है कोरोना काल में भी टाटा ने क्या मदद करी, पूरे देश ने देखा। तो आज भी जो है कई कंपनियां बंद हो गई। क्यों बंद हो रही है? और कारपोरेट टैक्स कम कर दिया आपने। नहीं हुआ। अरे साहब, अरे नहीं हुआ, अपडेट कर लीजिए, पढ़ के आइए। कोऑपरेटिव था वो। कल आपके एक प्रवक्ता और बोल के गए थे, अगर कॉर्पोरेट टैक्स में 0.% भी कमी हुई होगी तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। पढ़ा करो। नवीन जी, जो आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपसे जो बोला ना, आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कोई टच ही नहीं हुआ। कॉर्पोरेट टैक्स हम कह तो रहे हैं। नवीन जी, हमारे कई चैनलों ने चलाया है, हमने भी चलाया था शुरू में, लेकिन हमने जल्दी ठीक कर लिया। हमारे बुद्धिमान मित्र जो बोल रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि अभी जो चुराई हुई गद्दार तो ये हैं जो गद्दारों को लेकर सरकार बना रहे हैं। क्या ब्लूप्रिंट है मध्य प्रदेश में? जब से पूछ लेता हूँ, क्या क्या है आपका, क्या ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट है क्या? कोरोना में क्या तैयारी है? पूरी जगह लूट मची हुई है। क्या बात करेंगे ये गद्दार? इनसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से गद्दार तो कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। केवल सपने बेचते हैं जी। अरे बोल लिया भाई, चुप तो रहो। ऐसा है चेतन भाई, कहने सुन लो जी। बुंदेलखंड इस मध्य प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं है? इस बुंदेलखंड को गरीबी के अभिशाप से निकालने की पहल 65 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं की? क्यों अब उसकी पहल कर रहे? एक केन बेतवा लिंक परियोजना पर 46,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार खर्च करने जा रही है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को झूठ बोलने में। 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित भूमि में तब्दील करने जा रहे हैं, जिस भूमि पर एक फसल नहीं हो पाती थी। 120 मेगावाट बिजली का हम अतिरिक्त उत्पादन लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम 80 लाख लोगों को वहां से पेयजल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप किस तरह की बात करने जा रहे हो? किस तरह के विचार हैं आपके पास? आपके पास रोड मैप है क्या? राहुल गांधी अपनी विकृत मानसिकता, शिशुपाल की याददाश्त के साथ इस देश में कुछ भी परोसने को तैयार है। आप उसको स्वीकार करिए, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। विकृत मानसिकता आपकी है, आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो चेतन सिंह जी, मैंने आपको आप झूठ बोल रहे हो। आपने जो है बिजली का बिल जो माननीय कमलनाथ जी ने जो कम किया था, वो आपने बिजली के बिल बढ़ा दिए। आपके केवल झूठे सपने दिखाते हो, केवल गो हत्या कराते हो, हिंदुओं के नाम पे लूटते हो, और सबसे ज्यादा लुटेरा तुम्हारा मध्य प्रदेश। जी सुन लीजिए, सुन रहे को लेकर के आरोप लगाया, उस न्यायपालिका की दम पर आप वो जेल के बाहर घूम रहे हो। अगर वो न्यायपालिका नहीं होती तो जेल के शिकंजों में राहुल गांधी चढ़ जाता है। कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिलता। बंद करो भैया, जो है अभी जो पुरानी फाइलें पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर से नीचे तक सब जेल जाएंगे, अगर आपको पूरे जेल जाएंगे, पूरे जेल जाएंगे, पूरे बाइकाट करिए कि हमको उस पर बाइकाट क्या करो? आप तो जो है सबसे पूरे सपने बेच रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेच रहे हो, सपने बेच रहे हो। कोरोना में लूट लिया पूरे प्रदेश को, मध्य प्रदेश सरकारों के हफ्ते बंधे हुए हैं। क्या बात करोगे? क्यों हिंदुस्तान में रहते हो गद्दार? अरे हिंदुस्तान में तुम क्यों रहते हो? 70 साल से सरकार आपके बाहर थे क्या? विदेश में थे? ये जो है झूठ बोलना बंद करो, भ्रम फैलाना बंद करो। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ज्यादा जो है ना अंतिम प्रतिक्रिया राहुल गांधी जो प्रश्न करते हैं वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पूछा जाता है। बिरयानी खाने आप जाते हो,
में बिरयानी खाने आप जाते हो। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अरे चर्चा हम जो समाप्त भी करूंगा। कर रहे हैं, चेतन हम जी, देश में चेतन जी, नहीं संतोष जाते जी, तुम्हारी तरह। चेतन जी, संतोष जी, कोई विकास चेतन नहीं जी, है। संतोष, देवदत्त जी, जिस प्रकार से राहुल जी ये निरूपित कर रहे हैं कि ये एक हिंदुस्तान तो हो गया है गरीब और एक हिंदुस्तान हो गया है अमीर, तो क्या ये पिछले एक दशक में हुआ है सर, या आजादी के बाद ऐसा था कि देश का प्रति व्यक्ति आय पहले कुछ थी, आज प्रति व्यक्ति आय कम हो गई हो? आंकड़े पूछे जाएंगे। पहले स्कूल्स ज्यादा हों, स्कूल्स कम हो गए हों, पहले ग्रोथ रेट ज्यादा हो, ग्रोथ रेट कम हो गई हो, तो ये आंकड़े तो पूछे जाएंगे। पहले लोगों की जो है महंगाई भत्ता, वेतनमान पहले बहुत ज्यादा हो, अब रिड्यूस हो गया हो, आंकड़ों पे बात होगी, इंडेक्स पे बात होगी। निश्चित रूप से चिंताजनक है अगर आप चौथे नंबर पर है, लेकिन हमें अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो राजस्थान की भी बात करेंगे जहां हर दूसरा आदमी बेरोजगार है, और हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां 9 में से 1 आदमी बेरोजगार है, वहां हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। तो ओवरऑल बात करनी पड़ेगी सर, और इस ओवरऑल बात में आरोप प्रत्यारोप इतने हावी हैं कि जो देश हित की नीतियां हैं, जिनको होना ये चाहिए कि सरकारें आए या जाएं, लेकिन अब दूरगामी नीतियां, जैसे पहले पंचवर्षीय, पहले 5 साल की दूरदर्शिता थी, अब निश्चित रूप से अब और आगे 10 से 15 साल की सोच लेके चलना पड़ेगा, और सरकारें आए जाएं, लेकिन जो जनहित की नीतियां उनको निरंतरता उनमें होनी चाहिए, और वो तब होगी जब हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी जो अनर्गल प्रलाप, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो ही संभव है। अन्यथा तो आप हर अच्छी चीज को बुरा ठहराएंगे, वो तो आपकी हर अच्छी चीज को बुरा ठहराएंगे, मतलब एक दूसरे के पास कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसी स्थितियां हो जाएगी। रोहित जी, कुछ सामान्य निष्कर्ष है। राजनीतिक लोग एक जन भावना जो होती है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, उसको दोहन करते हैं कि आडंबर ही ईर्ष्या का कारण है। तो जो विपक्ष में रहेगा वो सत्ता पक्ष के आडंबर दिखाएगा, उनसे जुड़े लोगों पर हमला करेगा, और फिर जब वो सत्ता में आता है तो उन्हीं के साथ गलवाइयां करेगा। धीरू भाई अंबानी के यहाँ, इंदिरा जी के यहाँ सीधी एंट्री थी, राजीव गांधी जी के यहाँ सीधी एंट्री थी। यही भाजपा के नेता तब महंगाई पे या इन्हीं उद्योगपतियों के खिलाफ बोलते थे। तो एक जो राजनीति में है कि हम इसको दिखा के और वोट ले, लोगों की सहानुभूति ले, एक प्रचलन है। लेकिन कभी कोई बड़ा आदमी, कोई उद्योगपति जेल नहीं गया है, कौन सा फांसी पे चढ़ा है, कौन जेल गया है, कौन कितने महीने के लिए आ गया। और जब बल्कि सत्ता में, अब एक और पिछले दिनों चला था कि इन लोगों को राज्यसभा में भेजा जाने लगा था। तो ये केवल एक जनता को, एक बहुत बड़े वर्ग को लुभाने के लिए कि देखो इनके राज्य में ये फल फूल रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, इनको फायदा मिल रहा। चाहे कोई अपनी मेहनत से उद्योग बढ़ा रहा हो, पैसे कमा रहा हो, नाम कमा रहा हो, लेकिन वो दिखाएंगे कि ये सत्ता के कारण। तो सत्ता में उसके लिए भी चाहिए, ये बात नहीं है कि इनके गठजोड़ नहीं होते। सत्ता में आने के बाद उद्योगपतियों के, पैसे वालों के गठजोड़ भी होते हैं, लेकिन हर दल में होते। कौन सा दल है जो नहीं करता? लेकिन विपक्ष में रहना, बात करना, आरोप लगाना सरल है, और जब सत्ता में आते हैं तो उसी को समय के सर अंतिम चरण में, समय के बिल्कुल अंतिम चरण में बहुत बहुत माफी के साथ में ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राहुल की राय क्या देश की राय बनेगी? राहुल की बात क्या देश के समझ में आएगी? राहुल की बात क्या देश के मानस पर अंकित होगी? क्या राहुल गांधी में देश अपना भविष्य खोजेगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता देगी, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता देगी, और तब तक इस पर जो है आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन राय जो है वो लाजिम है या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।